हेलो मेरे 22 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं। तो आ जाओ सभी लोग, जितने भी हमारे स्टूडेंट 12th में हैं और आज जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी का पेपर देने, बस इस पेपर को देखकर जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 22 फरवरी 12th हिंदी का एक वायरल पेपर। तो अगर आज आप दोपहर में हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 22 फरवरी क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर, और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आइए, तो आज की इस वीडियो में हम 12th हिंदी के पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं। तो अगर आज आप 22 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं और आपको भी हिंदी में 100 में 99 या 100 में 100 लेकर आना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। और इस वीडियो को फैला दीजिए अपने सारे दोस्तों के पास, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बस आज ये देखकर जाना और हिंदी में आग लगा के आना। देखिए ये आपका हिंदी का एक वायरल पेपर है। देखिए यहां पे आपको रोल नंबर, नाम, अनुक्रमांक सब कुछ दिया जाएगा। कैसे आपको इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, मतलब पूरे पेपर को कैसे आपको कॉपी में लिखना है, कैसे सॉल्व करके आना है बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया, यहां पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, यहां देखिए पूरा पेपर, इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ आज के इस क्लास में बताऊंगा। छोटा सा वीडियो, ध्यान से देख लेना। देखिए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक हो सके खूब लाइक करना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी जो सब्जेक्ट हैं सबके क्लासेस में आपको दे सकूं। तो देखिए यहां पे क्लास 12 हिंदी, यहां पे पेपर कोड रहेगा आपका, अनुक्रमांक, नाम, ये सब तो आपको बताइए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 का रहेगा, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर आपका खंड का आएगा हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले हम इसको देखेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ, और कैसे आपको जाकर कॉपी लिखना है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। पेपर का सॉल्यूशन भी और कॉपी लिखने का तरीका भी। तो खूब ध्यान से देखना इस वीडियो को लास्ट तक। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले आपका खंड का आता है। हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का है, देखो हिंदी का प्रथम नाटक है, इसमें से कौन सी रचना है जो हिंदी का प्रथम नाटक है? तो देखिए नहुस जो है ये हिंदी का प्रथम नाटक है। 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। जिसको जिसको आंसर पता है फटाफट आंसर कमेंट में आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि ये अंतिम दिन है, यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन चाहिए। तो कैसे कॉपी में लिखेंगे? खंड का पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे खंड का। अगर आप पहले खंड खा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फिर देखिए का कौन सा सही है? दूसरा, तो का दूसरा सही है नहुस। ऐसे आपको लिख देना है। 1 नंबर आपका कंप्लीट, 1 नंबर का आता है। खा देखो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, मतलब ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? देखो ये जो है आपका ये नाटक है, ये आपका नाटक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो देखिए खा का थर्ड नाटक। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरी कॉपी में लिखना सिखाऊंगा। बस आज दोपहर तक ये वीडियो देख लेना। अगर 1 घंटे पहले भी देख रहे हो तो देख कर जाना भैया। ठीक है, गा देखो इंदुमती है। इंदुमती क्या है? ये प्रथम कहानी है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो गा का फर्स्ट सही है, प्रथम कहानी। घा देखो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक है, जिसको जिसको पता है ये सही है या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई किए हैं, इसको बताइएगा। अंगा नंबर देखिए, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों के देवता ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो अंगा का थर्ड सही है, धर्मवीर भारती। तो ऐसे ही जाकर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर के। ये हिंदी गद्य साहित्य के क्वेश्चन होंगे। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, दूसरे का ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा हिंदी पद्य साहित्य से। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे का है भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? भक्ति आंदोलन का श्रेय। तो सबसे पहले तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे। ठीक है, ऐसे आपको हेडिंग डालना है। फिर देखिए का आपका थर्ड सही है, रामानुजाचार्य को। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, मतलब भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानुजाचार्य जी को जाता है। तो ऐसे का लिखकर थर्ड सही है, रामानुजाचार्य। ऐसे ही आपको कॉपी में जाकर लिखना है। ठीक है,
ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। खा देखो, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी, जल्दी बताइए। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा अज्ञेय जी ने दिया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, अज्ञेय ने। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहा है, कॉपी लिखने का तरीका भी आप जान रहे हैं। ऐसे लिख कर आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और आपका ये वायरल पेपर है, क्या क्या आएगा आज पेपर में वो सब कुछ मैं बताऊंगा। गा देखो, चिंतामणि कवि है, चिंतामणि किस युग के कवि है, जल्दी से बताइए। चिंतामणि रीतबद्ध वर्ग के कवि है, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो देखिए गा का चौथा सही है, रीतबद्ध वर्ग के। ठीक है, पांचवा देखिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, घा नंबर क्वेश्चन। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो घा का चौथा सही है, सरहपा। ठीक है, अंगा नंबर, मुकरिया रचना है, ये किसकी रचना है, मुकरिया, ये अमीर खुसरो जी की रचना है, 3rd ऑप्शन सही है। तो अंगा का 3rd सही है, अमीर खुसरो की। तो ऐसे ही जाके लिखना है, क्यों टेंशन ले रहे हो। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं सर क्या होगा हमारा, अरे क्या होगा, जो खुदा चाहेगा वही होगा। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, कैसे लिखना है, और 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा क्वेश्चन है गद्यांश, जो कि 10 नंबर का आता है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भैया 10 नंबर का रहेगा। ये आपको एक गद्यांश दिया गया इतना बड़ा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको गिफ्ट में। देखो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिए गए, पांचों का आंसर दो, 2 नंबर ले जाओ, 2 पंचे 10। ठीक है, 10 नंबर के टोटल रहेंगे। और नहीं पता है तो अथवा लगा है, आप ये दूसरा कर सकते हैं। ये देखो अशोक के फूल चैप्टर का है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर दीजिए। देखिए इसके नीचे भी हमारा 5 क्वेश्चन है, ये देखो 1 2 3 4 5। जो आपको पता हो वो कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखो ध्यान से पढ़ो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, खूब ध्यान से समझना। अगर वीडियो देखिए थोड़ा जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम आ गया है, आज ही एग्जाम है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दो, खूब प्यार से हमने डाल दिया। फिर मान लीजिए हम इसको कर रहे हैं, इस गद्यांश को, तो ऐसे लिखेंगे, भूमि का निर्माण डॉट डॉट करके आवश्यक धर्म है। मतलब इसका जो फर्स्ट वर्ड है भूमि का निर्माण, फिर डॉट डॉट करके आवश्यक धर्म है, इसको लिखना होगा ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि इसमें और इसमें से आपने कौन सा गद्यांश किया है, उसको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। यहां पे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर केवल लेखक का नाम पूछा जा रहा है तो ये किस पाठ से बताइए। ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लेखक का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर पाठ और लेखक दोनों का नाम पूछा जा रहा है तो आप इस तरह लिखिएगा, फर्स्ट ऐसे डालिएगा, फिर संदर्भ लिख दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब जो जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखिएगा, ये इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब अगर लेखक और पाठ का दोनों का नाम पूछा जा रहा है तो आप संदर्भ लिख दीजिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है, यहीं पे लिखा है। ठीक है, ये देखो, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, यही लाइन लिख देना है। क्या है इसमें, क्यों डर रहे हो भाई। तीसरा देखो, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो देखो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है, यही लाइन लिख दो। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है, सिंपल सा है। इसमें क्या है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो देखो कहीं लिखा होगा, ये पृथ्वी, देखो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, बस यही लिख दो,
चौथा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बस हो गया, इसमें क्या है। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे रेखाएं आपको दिख रही हैं, इतने की व्याख्या करना है अपने शब्दों में। कोई जरूरी नहीं आप बुक से रटकर जाएं वही लिख दें, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आप लिखना चाहे बस इसी से रिलेटेड होना चाहिए, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दो। आप खुद राइटर है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो यहाँ पे पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको थोड़ा बढ़ा के लिख देंगे। देखो इसमें जैसे लिखा, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो इसको कुछ चेंज करके लिख दो। देखो, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित एवं पुष्पित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाओं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का ना केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। थोड़ा चेंज करके लिख दो भैया, ये 10 नंबर कंप्लीट। एग्जामिनर भी कहेगा ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, 10/10 आपको दे देगा ऐसे बिना देखे। ठीक है, बस हो गया। इसमें क्या है, ये हमारा गद्यांश सॉल्व हो गया। अगर आपको वो नहीं पता तो आप दूसरा कर सकते हैं, हमें एक ही करना था तो हमने उसको कॉपी में लिख दिया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है पद्यांश। जैसे आपका गद्यांश है वैसे पद्यांश भी आता है। देखो, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए भैया, 10 नंबर का आएगा। आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, एक तो आपका ये हो गया भैया, आप ये कर सकते हैं जैसे गद्यांश में था, नहीं पता तो अथवा लगा है। दूसरा आप इसको कर सकते हैं जो आप चाहें, जिसमें आप कंफर्टेबल आपको लगे। जैसे ये वाला इजी है मेरे अकॉर्डिंग, फर्स्ट चैप्टर का है। देखो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना खुदा तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांतक कृषक ललना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इसके नीचे भी 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन रहेंगे, बस लिख दो। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो राधा जी है वो पवन से कहती हैं कि अगर तुम्हें लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आई, अगर तुम्हें रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई देती है तो इतनी तेजी से मत बहना, इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए, मतलब उसके वस्त्र उड़ जाए। ठीक है, और अगर वो थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे अपनी बाहों में ले लेना और उसके होठों और कमल सदृश मुख की जो म्लानता है उसको मिटा देना। भाई हवा है पवन, तो वो थोड़ा सा अगर चलेगी तो जो थकी स्त्री होगी उसको अच्छा महसूस होगा गर्मी में। कोई क्लांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। फिर वो कहती हैं अगर कोई किसान की स्त्री तुम्हें खेत में दिखाई देती है थकी हुई, तो धीरे धीरे उसकी थकावट को मिटा देना, और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और अगर आकाश में कोई बादल जा रहा होगा तो उसको लाना और छाया द्वारा उस स्त्री को थोड़ा आराम प्रदान करना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। यहां पे आपको संदर्भ चिपका देना है। ठीक है, ये आपका पवन दूतिका चैप्टर से है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 हम हेडिंग डालेंगे क्योंकि हम चौथे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। फिर फर्स्ट है हमारा, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो फर्स्ट संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ की सहायता से आप कवि एवं कविता का नाम बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ऐसे आपको संदर्भ लिख देना है, खूब प्यारा सा। ठीक है, संदर्भ लिखने का तरीका मैंने बता रखा है। 2 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद में दूसरा देखिए, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो देखो, राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को मिटा देना। या आप लिख सकते हैं कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो लिख दो सीधा सीधा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक ओर राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। ठीक है, बस हो गया 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। भैया जो पद्यांश दिया गया इसमें अलंकार कौन सा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं 5वां, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। इतने का आपको व्याख्या लिखना है। होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। हमने लिख दिया भाई, हमें पता है हिंदी मीनिंग लिख दिया। राधा पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को
अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलना किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना क्षम्य है। यदि थकी हो तो उन्हें गोद में उठाकर शांति प्रदान करना। उनके होठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को मिटा देना। बस हो गया, पांचों क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया भैया। इसका भी 10 नंबर एग्जामिनर कहेगा ले लो भैया, ले लो, ठीक है, बट रहा है, ठीक है। अब नहीं पता तो अथवा दूसरा कर सकते हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बना बचा था कुछ ना और इस मन में। ये किस चैप्टर का है बताएं? ये आपका कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। यहाँ पे अनुताप कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, अब 5वें क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। 5वां क्वेश्चन देखो, ये जीवन परिचय है, इसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जीवन परिचय फिक्स होता है। देखो 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। शब्द सीमा 80 नंबर आपको पूरे 5 मिलेंगे भैया। इसमें मैंने बताया था कि 2-3 लेखक का जीवन परिचय पढ़ लो। जो तीनों यहाँ पे दिए गए हैं इन्हीं का पढ़ लो, काम खत्म। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो हम यहाँ पे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का डालेंगे, फिर हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, तो फर्स्ट वासुदेव शरण अग्रवाल। जब भी हम 12th में जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखेंगे, सबसे पहले जीवन परिचय एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, इनमें इनका जन्म, इनकी मृत्यु और थोड़ा बहुत और लिख देंगे। बस साहित्यिक परिचय थोड़ा विस्तार से लिखना होगा और आपको 80 शब्दों में लिखना होता है, तो ध्यान रहे बहुत बड़ा नहीं लिखिएगा, ठीक है। देखिए जीवन परिचय, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। बस हो गया। अब साहित्यिक परिचय पे आते हैं भैया। ये देखिए साहित्यिक परिचय, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। भैया जाके एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको जितने भी जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, जितने भी जीवन परिचय सब आपको मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, पीछे शुभम लेक्चर लगा दो, आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। अभी और देखते हैं साहित्यिक परिचय में। अब देखिए आगे, इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। रचनाओं पे आ जाते हैं भैया। हमारा साहित्यिक परिचय हो गया, मतलब साहित्य में इनका परिचय कैसा वही आपको लिखना होता है। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध प्रबंध में पाणिन कालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। तो ऐसे हेडिंग डाल डाल के खूब अच्छे से लिखिएगा तो पूरे के पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा लेखक का जीवन परिचय हो गया, अब कवि का जीवन परिचय देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 5वें का जो खा है, देखो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 नंबर 5 पूरे। इसमें 3 कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। मैंने आपको बताया है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत का पढ़ लो या रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा डालेंगे। हम दूसरा लिख रहे हैं भैया, हम जयशंकर प्रसाद जी का लिखना चाहते हैं, दूसरा जयशंकर प्रसाद। इसमें भी सेम प्रोसेस, पहले जीवन परिचय लिखेंगे छोटा सा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित बैस परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। ऐसे जीवन परिचय लिख देना। साहित्यिक परिचय देखो, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी काव्य का प्राण है, ठीक है। बस हो गया। और थोड़ा देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा और देखिए, प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से अलंकृत किया। बस हो गया। रचनाएं देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। काव्य ग्रंथ में कामायनी, आंसू लहर, झरना, कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध, चंपू में प्रेमराज। इतनी सारी रचनाएं इनकी हैं। बस हो गया, सिंपल सा था। तो भैया इन सबको पढ़ के जाना, आज एग्जाम देने जाना है, आपकी
टेस्ट है, परीक्षा है, तो इसमें आपको खुद को इंप्रूव करना है, ठीक है, कुछ को प्रूव करना है कि मैं कितना आगे हूं, ठीक। तो ये आपका जीवन परिचय हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 6 नंबर है कहानी। कहानी में मैंने बताया पंचलाइट और बहादुर, 2 कहानी आप पढ़ लो, इसका उद्देश्य और सारांश पढ़ लो, आपका 5 नंबर कंप्लीट रहता है। देखो, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, शब्द सीमा 80, अथवा बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए, 5 नंबर। मतलब चाहे आप ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिखें, संक्षिप्त कथानक का मतलब सारांश, ठीक है। तो देखो हम पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे ऐसे, फिर हम लिखेंगे बहादुर कहानी का सारांश, हम इसको करना चाहते हैं अथवा वाला, तो लिख देंगे बहादुर कहानी का सारांश और लिख देंगे। मैंने बताया है आपको, अलग से भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा है, कुछ भी सर्च करना है सर्च कर लो, शुभम लेक्चरर पीछे लगा के। देखो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन बाद में कठोरता बरतने लगते हैं। इसको मैंने अलग से पढ़ाया, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब आपको समझना है, चीजों को समझ के बस जाना, एग्जाम देके चले आना है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है, इसको भी देख लीजिए। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। बस इतना सा आपको कहानी में लिखना है। देखो बहादुर जो है, मैंने इस कहानी को बहुत अच्छे से समझाया आपको अलग से क्लास में, उसको आपने देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7 नंबर क्वेश्चन, ये एक स्वपठित खंड काव्य है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन हम कौन सा खंड काव्य पढ़ें। देखो स्टूडेंट, हिंदी के सिलेबस में खंड काव्य अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। कुछ जिलों में होगा मुक्त यज्ञ, जैसे देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, शब्द सीमा 80, 5 नंबर आपको दिया जाएगा। हो सकता है आप जिस जिले से हो वहां पे मुक्त यज्ञ हो, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक तो आपका ये और एक अथवा लगा कर रहेगा, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और किसी किसी जिले में रश्मि रथी रहता है तो आप रश्मि रथी वाला कर लीजिए, किसी किसी में सत्य की जीत रहता है तो इसको करिए, किसी में त्याग पथी रहता है इसको कीजिए, किसी में श्रवण कुमार है या आलोक वृत्त है, जो आपके जिले में है उसको आप कर दीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता कि आपके जिले में कौन सा है भैया, तो आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस, या फिर अपने टीचर, हिंदी के टीचर से पूछ लीजिए सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य है। जैसे मैं गोंडा जिले से हूं तो मेरा त्याग पथी है। अब त्याग पथी हमारा है तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, सभी खंड काव्य में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा लगा है त्यागपथी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो दोनों में से जो आपको पता है उसको कर सकते हैं, चाहे वो सत्य की जीत हो, इसमें भी अथवा लगा है, ठीक है। इसीलिए मैं खंड काव्य जल्दी नहीं पढ़ाता, क्योंकि खंड काव्य जो है जिला वाइज होता है, बाकी सारे टॉपिक तो सेम है लेकिन खंड काव्य थोड़ा डिफरेंट होता है। तो देखो यहां पे मैंने ये चौथा हमारे में है त्यागपथी, तो हमने इसको किया है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का 4 नंबर डालेंगे, चौथा है देखो, और इसमें हम त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखेंगे। देखो यहां पे लिखा है त्यागपथी के आधार पर, त्यागपथी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, तो हम इसी को करते हैं, ठीक है। तो जो त्यागपथी है ये कई सर्गों में है। सबसे पहले प्रथम सर्ग देखिए, थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन से आखेट हेतु गए थे, वहीं उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। मतलब यहां पे आपको प्रथम सर्ग इतना लिखना है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। आप समझिए कैसे इसका सॉल्यूशन हमें देना है, क्योंकि ये टॉपिक जिला वाइज होता है। कुछ स्टूडेंट होंगे जिसमें त्यागपथी नहीं है तो आप अपना वाला पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका नाम है स्वपठित खंड काव्य, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसी में आपका प्रथम सर्ग हो गया, ऐसे द्वितीय सर्ग है, ठीक है। मतलब कई सर्गों में ये 2, 3, 4, 5 जो भी सर्ग है उसको आपको पढ़ लेना है। मतलब ये जो पूरा खंड अपठित स्वपठित खंड काव्य है, ये अगर इसकी कथा वस्तु आप लिख रहे हैं त्यागपथी का, तो सर्ग के रूप में लिखना, ये द्वितीय सर्ग हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा अगर आप में त्यागपथी है तो, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये तृतीय सर्ग हो गया, ठीक है। इसमें भी हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। तो भैया त्याग पथी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। 2-3 टॉपिक्स होते हैं, ये आपका खंड काव्य भी फाइनल हो गया। तो 50 नंबर का पेपर हमारा हो गया, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य मिलाकर 50 नंबर का पेपर होता है। अब चलिए खंड खा पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा खंड खा स्टार्ट होता है। ये खंड खा जो है, इसमें सबसे पहले हिंदी संस्कृत के गद्यांश रहेंगे। देखो का 8वें का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो भैया, 7 नंबर। और मैंने बताया था 3-4 चैप्टर संस्कृत भाषा है, महत्तम, महामना, मालवीय, जातक कथा, पंचशील, सिद्धांता, इन चैप्टर को पढ़ लो, काम खत्म। जैसे देखो ये आपका अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानुकुर्वन, ठीक है। ये आपका जातक कथा का जो उलूक जातकम चैप्टर है उससे लिया गया है। अथवा लगा है, ये दूसरा है हमारा। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वयस्क जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन प्रमज्ञ इमे सिद्धांता राष्ट्राराम, ठीक है। ये किस चैप्टर का है? ये महामना मालवीय चैप्टर का। तो जो इसमें से हमें करना है, पहले हम खंड खा खूब प्यार से हेडिंग डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 का है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का हमने डाल दिया। फिर हम कौन सा करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसको करना चाहते हैं, तो इसको लिखेंगे बौद्ध युगे इमे डॉट डॉट करके स्वरूपम गृहत्वंता। मतलब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है? तो ऐसे आप इसका 2 वर्ड स्टार्टिंग का लिख दीजिएगा, डॉट डॉट करके इसको लिख दीजिएगा, हो गया, ठीक है। तो इसको आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो पहले संदर्भ लिखेंगे। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। बस ये संदर्भ हो गया। कोई दूसरा चैप्टर है उसको आप लिख दीजिएगा। अनुवाद फिर हम हिंदी में कर देंगे। जो संस्कृत का आपका गद्यांश दिया, इसका हिंदी में अनुवाद लिख देंगे भाई। यहां पे मैं एक एक तो बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ इसका अनुवाद मैंने लिखा है, वो मैं बता रहा हूं। देखो, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बस ऐसे आप संदर्भ लिखिए, अनुवाद लिखिए भैया, 7 नंबर ले जाइए। क्या है इसमें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खा वाला, संस्कृत का पद्यांश है ये, जिसको श्लोक बोलते हैं। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। भैया ये तो फिक्स है, आप सुभाषित अतरानी चैप्टर के जितने श्लोक हैं पढ़ लो, और 1-2 चैप्टर में और श्लोक है उसको पढ़ लो, ये 7 नंबर फिक्स होता है। जैसे देखो, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादप सुभाषितम, ये सुभाषित अतरानी चैप्टर का है। अथवा लगाए, नहीं पता तो दूसरा कीजिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जेता दृढ़म मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम, ये भी हमारा सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही है। तो हो सकता है दोनों सुभाषित रत्नानी से आ जाए, या हो सकता है कि एक आए, एक कोई दूसरे चैप्टर से आ जाए, ठीक है। तो इसमें से एक हमें कर देना है, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा डालेंगे, ऐसे डाल दिया हेडिंग। फिर ऐसे करेंगे भाषा सुमुख्या, हम मान लीजिए फर्स्ट वाला कर रहे हैं, तो भाषा सुमुख्या डॉट डॉट सुभाषितम, ठीक है। अब इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी, यहां पे पद्यांश कर दीजिएगा क्योंकि ये पद्यांश है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया। अनुवाद देखिए, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन है। बस हो गया, सिंपल सा है। ये हमारा 7 नंबर कंप्लीट, छोटा सा था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। देखो, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर। 4 मुहावरे आपको दिए गए हैं भैया, किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना। किसी एक का कर सकते कि नहीं? कर सकते हो। फर्स्ट, एक म्यान में 2 तलवार, ठीक है। दूसरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तीसरा, चोर की दाढ़ी में तिनका। चौथा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालेंगे, इसका हम फर्स्ट करना चाहते हैं। एक म्यान में 2 तलवार, तो एक म्यान में 2 तलवार, इसका अर्थ लिखेंगे पहले। एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करना। अब वाक्य प्रयोग लिख दो, स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो जो क्वेश्चन है इस वाक्य में आ जाए, बस वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। अब देखिए 10 नंबर, ये नया टॉपिक है, आपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है भैया, और इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। हो सकता है दूसरा पद्यांश दे दिया जाए। देखो, ये आपको गद्यांश दिया गया इतना बड़ा। अब इसी से संबंधित 3 क्वेश्चन नीचे दे दिया गया, ठीक है।
तीनों के लिए 2 2 4 1 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। पहले इसको पढ़ोगे फिर इसका आंसर दोगे, सिंपल सा। देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। वे सदा दूसरों को हंसाते थे। वे कहते थे एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के मुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, अनजान को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। लेकिन जैसे जैसे शिशु बालपन और किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, उसकी हंसी कम हो जाती है। युवावस्था आते आते चेहरे पर तनाव अपनी जगह बना लेता है, फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाती है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को। लोगों को वो बहाना ही नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वे हंसें और मुस्कुराएं। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि मुस्कुराते रहें तो तनाव को पराजित कर सकते हैं। मुस्कुराने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है सुल्तान को क्या अच्छा लगता था, तो देखो यहां लिखा है उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को भाती थी, मतलब मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत अच्छी लगती थी। दूसरा देखो, नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है, तो देखो भैया यहां पे लिखा है उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। ठीक है, नन्हा शिशु जो है। तीसरा, तनाव को कैसे बढ़ावा मिलता है, भैया समय की कमी और काम की अधिकता के कारण तनाव को बढ़ावा मिलता है। तो लिख दो। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 10 का का डालो। ये का है भैया, यहाँ पे का रहना चाहिए था। ठीक है, तो 10 का डालेंगे। फिर ऐसे मुल्ला नसीरुद्दीन वाला हम कर रहे हैं तो मुल्ला नसीरुद्दीन डॉट डॉट करके होता है, जैसे हम गद्यांश में करते थे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सुल्तान को क्या अच्छा लगता था, तो देखो सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी अच्छी लगती थी। 2 नंबर, 1 नंबर कंप्लीट। दूसरा, नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है, तो नन्हे शिशु की मुस्कान निर्मल और स्वार्थहीन होती है, बिना किसी स्वार्थ के वो मुस्कुराता है। तीसरा, तनाव को बढ़ावा कैसे मिलता है, तो काम की अधिकता और समय के अभाव के कारण तनाव को बढ़ावा मिलता है। बस हो गया, सिंपल सा। इसमें क्या था, ऐसे ही नीचे भी एक दिया रहेगा, वो नहीं पता तो आप दूसरा करो भैया। ऑप्शन ही ऑप्शन है। हिंदी में अब की बार आग लगा के आएंगे, 100 में 99 लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है शब्द युग्म। देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो भैया। जैसे फर्स्ट है अंश, अंश, इसका सही अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 11 का आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट अंश, अंश, इसका सही अर्थ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भाग कंधा। तो इसका का वाला सही है, फर्स्ट का भाग कंधा, ऐसे लिख देना। सेकंड, तरण तरणी, इसका सही अर्थ क्या है, इसका भैया नाव और स्त्री, खा सही है, तो दूसरे का सॉरी गा सही है, सूर्य और नाव, तो हम गा वाला ऐसे लिख देंगे। बस हो गया, सिंपल सा है, ऐसे कर देना है। और खा वाला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, 2 नंबर। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा डालेंगे हेडिंग। ठीक है, अब हम अली का किसी एक के 2 अर्थ लिखना है, चारों में से किसी एक का, तो हम अली के 2 अर्थ लिख देते हैं। देखो, अली को हम भौरा भी बोलते हैं, सखी भी बोलते हैं, बिच्छू भी बोलते हैं। ये अनेकार्थी शब्द है। ऐसे गा वाला देखो, ध्यान से, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है घृणा करने योग्य, उसको क्या बोलते हैं, घृणा के योग्य को हम बोलते हैं घृणित, का सही है। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा डालेंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन का सही है, तो फर्स्ट का घृणित सही है। दूसरा, जो जीता ना जा सके भैया अजय, तो का सही है, इसका भी, तो दूसरे का अजय, ऐसे लिख दो। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट है घा वाला। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। वाक्य संशोधन है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा डालेंगे। जैसे फर्स्ट है मैंने रो दिया, इसको लिख दो मैं रो दिया या मैं रो पड़ा। दूसरा, परमात्मा के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं, परमात्मा के अनेक नाम है। बस सही हो गया, 2 हमें सही करना था, दोनों कर दिया, हो गया। अब रस छंद अलंकार पे चलते हैं भैया। 12 का देखो, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। 2 नंबर भैया, मतलब आपको करुण रस या शांत रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखनी है। देखो, हम प्रश्नोत्तर संख्या 12 का हेडिंग डालेंगे, इसमें करुण रस हम लिखेंगे। देखो, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। देखिए, अस्थायी भाव के साथ परिभाषा उदाहरण लिखना, तो लिख दो करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जाकर देख लो, बाद में रोना नहीं पड़ेगा। उदाहरण देखो, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। हो गया परिभाषा और उदाहरण, 2 नंबर कंप्लीट। अब ऐसा है कि अगर आपको कोई दूसरा परिभाषा या उदाहरण याद है, उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग परिभाषा और उदाहरण होता है, तो आपको जो याद है बेशक बेझिझक आप उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए स्टूडेंट, ये खा वाला देखिए अलंकार है। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। भैया रस छंद अलंकार तीनों को एक वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, 12 से 15 मिनट का वीडियो होगा, देख लो, नंबर कंप्लीट। तो इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा डालेंगे और अनुप्रास अलंकार को हम देखेंगे। देखो, वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, बस उदाहरण हो गया। इसका स्पष्टीकरण छोटा सा लिख दो। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है? देखो जरूरी नहीं है, बट लिख दोगे तो अस्पष्ट हो जाएगा। देखो, इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो देखिए इसमें चा वर्ण कई बार आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। बस हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो छंद है। देखो, चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सही लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए 2 नंबर। भैया हम दोहा करेंगे, तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गा डालेंगे, क्योंकि ये गा नंबर क्वेश्चन है। फिर दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखो, मेरी भो बाधा हरो राधा नागरी शुई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। देखो, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होंगी। देखो, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 2 13। तीसरे में 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 और दूसरे चौथे में 11 11 होंगी। देखो, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11 और 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भैया ये आपका दोहा होगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है? मैं कहता रहता हूं बेशक लिखिए आप, जो आपको याद हो बस सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पत्र लेखन को देखेंगे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु यह आवेदन पत्र लिखो। 6 नंबर नहीं पता तो अथवा लगा है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 हम ये वाला करेंगे, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र। तो लिखेंगे ऐसे, हेडिंग डाल देना, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र। अब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, हम पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं। फिर सिविल लाइंस फैजाबाद अपना एड्रेस। ठीक है, फिर विषय क्या है आपका? ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। हमें ऋण चाहिए, हमें कर्जा चाहिए, इसीलिए हम पत्र लिख रहे हैं भाई, हमने लिख दिया। फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम बताओ, आप क्या चाहते हो। देखो, सविनय निवेदन है कि अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 22 फरवरी 20, बस पूरा न लिखिएगा। प्रार्थी का खागा अयोध्या फैजाबाद। ठीक है, इतना आपको लिखना है। मतलब सबसे पहले सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको जहां लिख रहे हैं वो विषय, फिर महोदय लिखकर अपनी समस्या, दिनांक डाल के प्रार्थी, काम खत्म हो गया। सिंपल सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक निबंध पर। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट टॉपिक 14 नंबर है निबंध। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। 9 नंबर का आएगा। 5 टॉपिक दिए जाएंगे, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, लोकतंत्र और समाचार पत्र, भ्रष्टाचार महान अभिशाप, मेरा प्रिय कवि और कंप्यूटर। देखो, हम लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 14 डालेंगे। हम भ्रष्टाचार महान अभिशाप पर निबंध लिख रहे हैं। ऐसे 3 लिख दीजिएगा, इसके आगे 1 2 3 लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स आपको आगे चलकर ना रहे। हम लिख देते हैं ऐसे, हम तीसरा कर रहे हैं तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप निबंध लिखें सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, लास्ट में उपसंहार। ये दोनों हेडिंग जरूर रहेगा। देखो, प्रस्तावना, भ्रष्टाचार किसी काल या स्थान से संबंधित नहीं है, इसकी जड़ें समाज में गहराई तक छाई हुई हैं। आजकल भ्रष्टाचार के लिए 2 बातें होना आवश्यक है। कोई कर्मचारी गैर कानूनी रूप से कोई उपहार स्वीकार करता हो, तथा द्वितीय यह है कि वो कोई विशेष पद पर आसीन हो। भ्रष्टाचार रूपी वो नासूर आज बड़ी तेजी से पनप रहा है। दूसरा हेडिंग भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचारी व्यक्ति सदैव सेवा और सहयोग की भावना को बहुत ही नाटकीय ढंग से पेश करता है। सही मायनों में वो इस सबसे बहुत दूर होता है। संभ्रांत कहे जाने वाले व्यक्ति जब सामाजिक हितों को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थों को प्रधानता देने लगते हैं, अनुचित लाभों, आगे देखते हैं, की आशा में समाज में कानून विरोधी साधनों को अपनाते हैं, तो यही सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार कहलाता है। देखिए, निबंध में सबसे मेन हेडिंग होता है। अगर खूब अच्छे से हेडिंग डाल के लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
कोई जरूरी नहीं है आप पूरा रट के जाएं वही लिखें, थोड़ा बना चढ़ा के लिख दोगे मिल जाएगा। भारत में भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या देशव्यापी बन गई है, जीवन का कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह गया है। स्वर्गीय विनोबा भावे के शब्दों ने तो आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। विभिन्न कार्यालयों में अपना काम करवाने हेतु कोई परमिट लेने के लिए, विदेश जाने के लिए, व्यापार में अधिक धन कमाने के लिए, यहां तक कि परीक्षा में पास होने के लिए या हत्या करके छूटने के लिए भी आज भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। भ्रष्टाचार के कारण क्या है? भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण निम्न है। फर्स्ट है चुनाव प्रणाली का दोषयुक्त होना, सेकंड है शिक्षा का गिरता स्तर, थर्ड है चलचित्र, फोर्थ है दूरदर्शन, फिफ्थ है भ्रष्ट मंत्री एवं शासक। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। देखो भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय निम्न है। कहा है उच्च शिक्षा प्रसार। अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। भारत में भ्रष्टाचार सबसे अधिक शिक्षित वर्ग से है, अतः सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। खा समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज कल्याण संस्थाएं सहयोगी सिद्ध हो सकती हैं, अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नगर व गांव में ये संस्थाएं स्थापित की जाएगा। राजनीतिक नेताओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना। भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। मतदान में तो अनेक भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं वे चुनाव प्रचार में व्यय की गई राशि अनुचित साधनों से वसूलने का प्रयास करते हैं। अब घा वाला देखिए प्रशासकीय सुधार। प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से हटाना चाहिए। अंगा नंबर पुलिस विभाग में सुधार। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षित व्यक्तियों को पुलिस सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उपसंहार लास्ट हेडिंग। भ्रष्टाचार देश की सबसे गंभीर समस्या है। देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश की रक्षा, प्रगति व राष्ट्रीय मूल्यों को बचाए रखने के लिए इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान आवश्यक है। वैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये निबंध और यहीं पे आपका पूरा पेपर फिनिश होता है। हमने 12th हिंदी के पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ आपको बताया। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छा नंबर लेकर आए, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? पूरा पेपर अगर ऐसे लिख कर आओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। हिंदी के मैंने बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं, देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो अब टाइम नहीं है। जो कुछ देख सकते हैं देख लो, यही दिन है अंतिम, यही दिन है लास्ट। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।